मजेदार बात आपको बताता हूं। लाल बहादुर शास्त्री संविधान लागू होने के बाद 1952 में, संविधान लागू होने के बाद देश के पहले रेल मंत्री बने 1952 में, और लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री बने। इत्तेफाक देखिएगा, पैदा कहां हुए? मुगल सराय में। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया, किनके नाम पे रखा गया? क्या थे दीनदयाल उपाध्याय? रेल मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे देश के। किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे क्या? कि मजदूरों के आंदोलन में शहीद हुए थे? हिंदू मुसलमान का जो खेला चल रहा है उसके लिए एक सुटेबल नाम है दीनदयाल उपाध्याय। और रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, मुगल सराय में ही पैदा हुए, और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये है राजनीतिक मूल्य। और वो राजनीतिक मूल्य आज कहां पहुंच गया है? वो राजनीतिक मूल्य वहां पहुंच गया है कि पहले 2.5 साल तक जेटली जी ने बताया नहीं कि माल्या से वो मिले हैं, बताया कि माल्या से मिले हैं, इंतजार करते रहे। सेटिंग किया होगा कि माल्या को मत बोलना यार कि तुमसे मिले थे। माल्या कहा कि नहीं, पैसा तो हम लेकर के आए हैं, हमको वापस देश बुलाओ। बोला अभी आओगे, चुनाव है यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो माल्या ने कहा कि नहीं, हम मिले थे। जब माल्या ने कहा कि हम मिले थे तो जेटली भी बोले कि हाँ हम भी मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे। मुझे माल्या पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कोई मेरा 9 रुपया लेकर के भाग जाएगा, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, वो तो 9,000 लेकर के भाग गया है। हम अपने देश के वित्त मंत्री पे ही भरोसा करना चाहते हैं। जैसे हम देखे हैं लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्री थे, महात्मा गांधी थे, तमाम तरीके के लोग थे। क्या ये भरोसे के काबिल हैं? इन पे भरोसा किया जा सकता है? ये पहले नहीं बताया कि मिले थे। जब माल्या ने कहा कि मिले हैं तो इन्होंने कहा कि हम मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे, तुरंत बीजेपी आ जाती है। एक तो इनके जो सारे मंत्री हैं, एक मंत्री तो बोल दिया यहां तक कि विपक्ष के उलझुल सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, हम जवाब देंगे। तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पर गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री के सवाल पे वित्त मंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री पे जो रक्षा मंत्री बोलेंगे। कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा। मेरे जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इनबॉक्स किया, बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन आता है, डॉक्टर कहता है अपने आप को, तो बोला उससे पूछिएगा कि 2 जोड़ 2 बराबर कितना होता है, तो पहले चेक करेगा कि कांग्रेस के वक्त में कितना होता था। अरे तब भी 4 होता था, अब भी 4 होता है और आगे भी 4 होगा, इसमें क्या दिक्कत है? हर बात के लिए बात को गुमराह कैसे करना है? तो वित्त मंत्री के बचाव में आई भाजपा, और भाजपा ने कहा कि नहीं, उस दिन तो वित्त मंत्री पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, वो रेल जो है ट्रेन नहीं चला रहे थे, ट्रेन जो है ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था। लाइनमैन का काम है लाइन चेक करना, लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि हम रेल मंत्री हैं, हमारे राजकाज में रेल की दुर्घटना हुई है। रोज रेल दुर्घटना हो रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रेल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा। अब देश का प्रधानमंत्री जो है वो विदेश मंत्री का काम कर रहा है, दुनिया घूम रहा है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप देखिए और आप समझिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, हर बात को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे गांधी जी का भी चश्मा इस्तेमाल कर लिया जाता है। माने कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में नाथूराम बगल में गांधी। ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सब कुछ कहेंगे गांधी जी महान आदमी थे, गांधी जी अपना पखाना साफ करते थे, गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार करते थे, और गांधी जी का कोई भी चीज अपने ऊपर लागू नहीं कराएंगे। ना सादा जीवन उच्च विचार लागू करेंगे, ना रूरल इकोनॉमी को लागू करेंगे, ना किसानों की आत्महत्या पे कुछ बोलेंगे, ना गांधी की हत्या पे कुछ बोलेंगे। कोई एक मंत्री, कोई एक बड़ा नेता, कोई एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो खुल करके कहे कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, इसलिए हम नाथूराम गोडसे को आतंकवादी समझते हैं, नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की। और अपनी नाकामी
को छुपाने के लिए सारा का सारा दोष जो है वो किसी और के सर पे मढ़ देना है। मसलन कि भाजपा ने कहा कि एनपीए जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, करप्शन जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या? तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था? अरे किसान आत्महत्या तो कांग्रेस के वक्त में भी होता था। हम स्वीकार करते हैं भाई कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये आप कह दें कि तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी बहुत अच्छा है, ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो जवाब नहीं होता है। तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी मुद्दा नहीं है, इसको हम कैसे मान लें, इस देश के नौजवान कैसे मान लें, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एनपीए था, करप्शन था, इन जो समस्याएं हैं, इस समस्या से ही निजात के लिए लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, नया सरकार चुन करके लाया। नहीं तो वही लोग कंटिन्यू कर रहे होते, क्या दिक्कत है? अरे कम से कम इतिहास तो झूठ नहीं बोलते ना मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कम से कम इकोनॉमी पढ़े हुए थे, इकोनॉमी समझे हुए थे, तो कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते तो डीमोनेटाइजेशन जैसा ब्लंडर तो कम से कम नहीं किए होते। ये तो होता ना। मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं। आज जब मैं गांधी की बात कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं, तो देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, समानता क्यों जरूरी है समाज के लिए, मैं इस पर बात कर रहा हूं। और ये क्या मतलब होता है? हर सवाल को गुमराह करके आप नेहरू के पास पहुंचा देना चाहते हैं। अजीब बात है। मुझे तो लग रहा है कि इस दिन आप लोग भी इंतजार कीजिए, किसी दिन स्टेटमेंट आएगा मोदी जी का। मोदी जी जैसे कह रहे हैं ना कि इतने सालों का गड्ढा है, 70 साल में कांग्रेस ने जो है इस देश को लूट लिया है, तो उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा। एक तो 70 साल जब ये बोलते हैं तब जो है ये उसमें बीपी सिंह को भी जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को भी जोड़ लेते हैं। और इनका ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो 6 साल था उसमें भी कोई काम नहीं हुआ था। उससे भी आगे बढ़ करके कोई इनका समर्थक तो ये जाके कह देता है कि 1100 साल के बाद जो है कि हिंदू प्रधानमंत्री बना है। इस पे विचार कीजिए कि गांधी क्या कहते थे। गांधी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहा है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप कब्रिस्तान और शमशान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको हिंदुस्तान की बात करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्माण करेंगे। और देश का निर्माण करने के संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस देश का जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर पे हमको स्टिक होना पड़ेगा। क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी उन गलतियों से जनता नाखुश थी और जनता ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नए लोगों को अपना मत दिया और नए लोगों की सरकार बनी। अब नए लोगों की जब सरकार बनी, वो भी यदि गलती कर रहे हैं, वो भी जो वादा किया वो यदि पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सत्ता से जाना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये हमको दिमाग में डालना चाहिए। और ये बात हमारे दिमाग में ना आए, इस दिशा में हम सोच ना पाए, इसीलिए ये जो आप कहते हैं ना, सच का तो छोड़ दीजिए, झूठ जो है वो इस कदर हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है कि हम सच के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाते हैं। और वो क्या है? साफ साफ कहते हैं कि एनपीए कांग्रेस के वक्त में इतना लाख करोड़ हो गया था। होगा, लेकिन आपसे तो हिसाब हम तब का पूछेंगे ना जब आप अप्रैल 2014 से लेकर के अप्रैल 2018 के बीच में 3,16,000 करोड़ रुपया जो है लोन का, कॉरपोरेट लोन का माफ कर दिए हैं। वित्त मंत्री रहते हुए ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना कि ये सवाल जो है हम पूछने के लिए इंदिरा गांधी से जाएं, ये सवाल पूछने के लिए हम नेहरू से के पास जाएं, ये प्रश्न है। और ये सवाल जब आप पूछेंगे तो साफ साफ आपको कह दिया जाएगा कि कांग्रेस ने जो गलती की है उसकी वजह से आज जो भी समस्या है वो देश जूझ रहा है। तो कल को अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रधानमंत्री कह देंगे कि पिछले 5 साल में हम कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम कांग्रेस के वक्त में पैदा हुए थे। इस बहानेबाजी का क्या मतलब है? और हम एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, लोकतंत्र के हवाले से ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे चलना चाहिए, लोकतंत्र में क्या जरूरी है
और लोकतंत्र में जो हमने पढ़ा है, माने हम डिग्री भी दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारा डिग्री देख लीजिए। हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और आज लोग के सवाल को अलग अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है। बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल यह है कि देश के भीतर शिक्षा में बजट कटौती क्यों की जा रही है। यदि इस देश के गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे, इस देश के आम आवाम नहीं पढ़ेंगे, इस देश में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे बुनियादी चीज है शिक्षा। शिक्षा में लगातार बजट कट किया जा रहा है। जो किसान हैं, जो सबके लिए अनाज पैदा करते हैं, सबका पेट भरते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए भी मशरूम वही उगाते हैं, किसान ही उगाते हैं, वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये सवाल है। मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गैस से मर जा रहे हैं, और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीबोगरीब बयान देते हैं। एक तो जज साहब हैं, मैंने न्यायपालिका भी रो दी होगी उनके उस सवाल से। एक जज साहब ने कहा कि मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता इसलिए बच्चा पैदा होता। हमको तो सुन करके लगा कि हिंदू धर्म तो नहीं खतरे में है, लेकिन इस देश में विज्ञान, लॉजिक, गणित, दर्शन, इतिहास ये जरूर खतरे में है। इस तरीके की बातें जो है वो की जाती है, और ये आप मत समझिए कि ये ऐसे ही किया जाता है, ये जानबूझ करके किया जाता है, क्योंकि ये एक डिजाइन है। डिजाइन ये है कि इतनी बार झूठ बोलो कि वो झूठ को ही लोग सच मानने लगे। और इसीलिए ये बात आज बार बार बोली जा रही है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। नो मैन, politics is just not all about perception. Politics is all about perspective. That is more important. That we have to understand. और perspective क्या होता है? Perspective ये होता है कि देश में यदि inequality है, डेमोक्रेसी नहीं बची रहेगी, और उस inequality को टिकाए रखने के लिए ये कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, पेट्रियार्की, ये अलग अलग तरह के जो रिग्रेसिव स्ट्रक्चर हैं सोसाइटी के, उसको दोबारा मजबूत किया जाएगा, उसको दोबारा ठीक किया जाएगा। अभी एक नया ऐप आया है, देश के किसी भी मंदिर के पुजारी से उस ऐप के द्वारा आप अपने घर में पूजा करवा सकते हैं। नहीं कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म को मानिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो सोचिएगा ना कि आप कौन से हिंदू होना चाहते हैं। जय श्री राम बोल करके किसी गर्भवती महिला का पेट फाड़ करके उसकी बच्चा को तलवार की नोक पे लहराने वाला हिंदू होना चाहते हैं, या गांधी की तरह इस देश में हिंदू मुसलमान एकता के लिए हे राम बोलते हुए सांप्रदायिक की गोली खा करके मर जाना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। ये आपको तय करना है कि आपको किस तरीके का लोकतंत्र चाहिए। आपको ये लोकतंत्र चाहिए जहां देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के बतौर नहीं, शेर के बतौर प्रस्तुत किया जाता है। अब बताइए, आप प्रधानमंत्री चुने थे ना, इनके समर्थक कहते हैं कि शेर हैं। हम बोले शेर हैं तो जंगल में क्या कर, मैंने यहाँ क्या कर रहे हैं? शेर तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। एक बात और बोले, एक बार एक ऐसे ही इनका समर्थक हमसे उलझ गया। अमूमन हम उलझते नहीं हैं, लेकिन उलझ गया। बोला तुम क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री हमारे शेर हैं। हम बोले सुनो दोस्त, किसी शेर को किसी इंसान के गले में पट्टा डाल करके घुमाते हुए देखे हो? ये काम भी इंसान ही करता है कि शेर के गले में पट्टा डाल करके उसको घुमाता है। हम इंसान हैं और हमको इंसान ही होना पसंद है। और तुमको अगर लगता है कि सही में ये इतने मजबूत व्यक्ति हैं, तो फिर क्या जरूरत है? बताइए, राफेल खरीदने का जरूरत है? क्या क्या करेंगे खरीद करके? प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। प्रधानमंत्री जो है बोल बोल करके पाकिस्तानियों को मार देंगे। इतना फेंकेंगे, इतना फेंकेंगे, चारों खाने चित, चारों खाने चित। फिर भी अगर दो चार पाकिस्तानी बंदूक लेकर के इधर उधर बच जाए तो प्रधानमंत्री सलमान खान की तरह शर्ट खोलेंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे। ये क्या चल रहा है? अरे गांधी के बारे में आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी ये भरोसा नहीं करेगी कि इस हार मांस का व्यक्ति जो है वो चलता फिरता था, वो जिंदा था, वो इंसान था। वो थे गांधी। गांधी लाठी रख लेके चलते थे, किसी को डराने के लिए नहीं, अपने सहारे के लिए लेकर के चलते थे। आधी धोती पहनते थे, आधी धोती लपेटते थे,
और डिग्निटी के लिए उन्होंने खुद चरखा उठाया, अपना बाथरूम खुद साफ किया, देश की मजबूती के लिए रूरल इकोनॉमी की बात की, देश में हिंदू मुसलमान एकता के लिए ना सिर्फ बात की बल्कि जान गंवा दी। और आज गांधी के नाम पे, गांधी के इस देश को हम जिस तरफ लेकर के जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो रास्ता अंधकार और गड्ढे का रास्ता है। गांधी के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, भगत सिंह के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। और इन तीनों में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बता रहा हूं कि इन तीनों में कॉमन ये था कि ये तीनों हर प्रकार की असमानता के खिलाफ थे और समानता के पक्ष में थे। और जब तक हम इक्वलिटी को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे सोसाइटी में, देश मजबूत नहीं हो सकता है। और देश में इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि जो कॉरपोरेट मोनोपोली है, उस कॉरपोरेट मोनोपोली को ब्रेक करके इस देश के भीतर जो छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, उनको हमको प्रमोट करना पड़ेगा।